जय माँ भारती, जय 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 माँ भारती, जय 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 माँ भारती, जय 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 माँ भारती। आओ मिलकर बनाए जिंदगी आसान, हाथों में हाथ लेकर छूना है आसमान। मंजिल है अपनी राहों में, चलना है साथ साथ। अब ना कोई गम होगा, ना होगी परेशानियां। अब ना कोई गम होगा, ना होगी परेशानियां। हेल्प इंडिया इंडिया, हेल्प इंडिया इंडिया, हेल्प इंडिया इंडिया है अपनी, हेल्प इंडिया इंडिया। नमस्कार, जय माँ भारती। मैं प्रियंका माने। आज के बच्चे कल भारत बनाएंगे, ये मेरे देश का नया सवेरा लाएंगे। इन्हें खेलने दो, इन्हें कूदने दो, मत बांधो किसी जंजीर से, मत बांधो किसी जंजीर से। ये आगे जाकर भारत की एक नई पहचान बनाएंगे। ये जो बच्चे हैं वो एसेट है हमारी, ये हमारी कल का फ्यूचर है। और जो हमारे देश का भविष्य जो है ना, ये बच्चों के हाथ में होता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल भारत में 10,000 से भी ज्यादा बच्चे एग्जाम के कारण, पढ़ाई के डर के कारण सुसाइड करते हैं। ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को क्या तकलीफ आ रही है। आप हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में देखोगे ना, तो 3 समस्या आपको दिखाई देगी। पहला जो है ना, माता पिता भी और जो बच्चे हैं ना, वो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। जो दूसरा है ना, वो है करियर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में चिंता है कि कौन सा करियर चूज करना है, कौन सा प्रोफेशन चूज करना है। और जो तीसरा है, वो तीसरा क्या है पता है आपको? वो है माता पिता और जो बच्चों का एक रिलेशन होता है ना, वो खराब होते जा रहा है, वो दूर होते जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर हम खुद से और हमारे जो आजू बाजू का जो परिवार है ना, उनसे दूर जा रहे हैं। बच्चों को माता पिता का समझ में नहीं आता है और माता पिता को बच्चों का समझ में नहीं आता है। ये क्या चल रहा है पता है आपको? 19वीं सदी का 19th सेंचुरी की जो पढ़ाई है, जो लर्निंग है, वो 20th सेंचुरी के मेथड से 21 साल के जो 21st सेंचुरी के बच्चे हैं ना, उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है। जो लर्निंग कौन सी है? तो 19वीं सदी की, मेथड है 20वीं सदी के, और बच्चे कौन से? तो 21वीं सदी के, 21st सेंचुरी के। तो ये कैसे तालमेल बैठेगा? आपको पता है, आपका बच्चा अगर गुस्सा करे, एग्जाम में कम नंबर लाए, आपकी बात सुने नहीं, तो आप क्या करते हो? एक तो उसे डांटते हो, उसे मारते हो, पीटते हो। तो अभी मुझे बताओ, ये सब करके कुछ फायदा होता है? मुझे पता है आपका आंसर नहीं होगा। इंडिया में पता है आपको, मोस्टली इंडिया में जो माता पिता है ना, ज्यादा खर्चा बच्चों की एजुकेशन पर करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो अच्छी तरीके से उनको एजुकेशन मिले, ऐसा खर्च करते हैं। 70 to 75% बच्चे जो होते हैं ना, वो अपना करियर अपने माता पिता के मुताबिक चूज करते हैं, या तो जो अपना फ्रेंड है, दोस्त है, जिस डायरेक्शन में गया, जो करियर उसने सिलेक्ट किया, उसके पीछे वो जाते हैं। मींस अपना खुद का कोई कुछ डिसीजन वो दे ही नहीं पाते, उसका कुछ पता ही नहीं होता है कि उसे क्या करना है। आपको पता है आजकल ट्रेंड चल रहा है, एक 3-4 साल का बच्चा आ जाए, बच्चा हो जाए, एक बार वो ठुमका भी लगा दे ना, तो माता पिता कहते हैं मेरा बच्चा ना डांस ही करेगा,
वो थोड़ा एक गाना गाने लगा ना, मेरा बच्चा तो गाना ही गाएगा, मेरा बच्चा अभी जाएगा तो टीवी पे ही जाएगा। आपने देखा है क्या? आपको पता है क्या? अरे ये बच्चे को इंटरेस्ट है क्या उसमें? वो बच्चा दिन भर वो पूरा 6-7 घंटा स्कूल में जाता है, वहां आने के बाद ट्यूशंस में जाता है, फिर लगता है नहीं नहीं मेरा बच्चा है ना डांस सीखना चाहिए, डांस करता है, फिर क्या करता है गाना गाने के लिए भेज देते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी चाहिए उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिम्नास्टिक भी लगा देते हैं। वो थका हारा बच्चा रात को आता है बिना खाना खाते भी सो जाता है। वैसे ही सुबह उठता है स्कूल में जाता है आधी नींद में होता है। ना वो स्कूल में अच्छा कुछ कर पाता है, ना वो एक्टिविटी जो आपने लगाई होती है ना उसमें कुछ कर पाता है। हम कहते हैं ना घर का ना घाट का, ऐसा बन जाता है। आप सुनते ही नहीं, आप देखते ही नहीं, आपको पता ही नहीं होता है कि वो बच्चे को क्या इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहता है। अगर कोई बच्चा ऐसा कहे ना कि 7वीं 8वीं में अगर बच्चा हो और अगर वो पापा से माँ से कहे ना मुझे ना माँ पापा मुझे ना ऐसा कुछ तो भी अलग करना है, तो माता पिता क्या कहते हैं, अरे बस अभी न मत कर, अभी 10th तेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होने के बाद तुझे जो करना है वो कर। वो कैसे तो भी वो आगे चला जाता है, वो 10th कंप्लीट कर लेता है। फिर 10th होने के बाद वो लगता है अरे मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो वो माता पिता कहते नहीं, ये जो होता है ना अभी टर्निंग पॉइंट होता है 12th, तो उसे 12th के ऊपर 12वीं के ऊपर पूरा अपना कंसंट्रेट करना है। तो कैसे भी करके वो 12th भी हो जाता है। फिर बाद में जब सब जाते हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आपको भी पता है वो स्ट्रीम में जाते हैं, फिर एजुकेशन जो अपना ग्रेजुएशन है वो करने जाता है, फ्लो के साथ वो भी आगे बढ़ जाता है। अभी आपको पता है ग्रेजुएशन का तो कोई सवाल नहीं, सब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाता है। ये सब फिर वो इंटरेस्ट की फील्ड में कहा जा रहा है, वो अपने फ्लो के साथ आगे 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 ही बढ़ता जा रहा है। आपको देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे हैं सुन रहे सभी को एक सवाल है कि आपको पता है ये सब करने के बाद जो 35 या 40 उम्र में भी आ गए ना, तो भी उनको लगता है अरे 35 और 40 उम्र हो गई, कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो भी उनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं ना वो हमारी इंटरेस्ट की फील्ड ही नहीं है। यहाँ सुन रहे हर एक को लगता होगा, बहुत लोगों को लगता होगा। एक बार सोच के तो देखिए कि जो आप कर रहे हो सच्ची में आपका पैशन है, सच्ची में आपकी इंटरेस्ट की फील्ड है। बहुत लोगों का मन ही मन आंसर नहीं होगा, मुझे पता है। तो ये क्या कर रहे हैं हम, नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम अपनी जिंदगी के 25 साल लगा देते हैं। ये होने के बाद हम 25 से 30 लाख रुपए खर्च करते हैं, और ये होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद हमें 10,000 की नौकरी भी मिल जाए ना, इसकी भी गारंटी हमारे पास नहीं होती है। तो ये क्या फायदा है करके, क्या है फिर हमारा, ये करके ही क्या फायदा है। आपने देखा होगा, आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चा जो होता है ना, सेम एक क्लासरूम होता है, सेम क्लासरूम होता है, सेम टीचर होती है, सेम बुक्स होते हैं, पर उसमें भी कोई बच्चे एक्सीलेंट होते हैं, कोई बच्चे एवरेज होते हैं, कोई बच्चे पुअर होते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसा ही होता है। तो आपने पता है कि आपको लगता है कि ये एवरेज और जो पुअर बच्चे हैं वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे जिंदगी में, पर वो उनकी इंटरेस्ट की फील्ड ही नहीं होगी, उनकी इंटरेस्ट की वो फील्ड ही नहीं होगी। आपने देखा होगा, आपने फील्ड में पूरी दुनिया में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि जिनका एजुकेशन कम है या छोटी उम्र में ही उन्होंने सफलता प्राप्त की है। जैसे एजुकेशन कम है, अभी 11 साल में जो वॉरेन बफेट थे ना, उन्होंने टेक्निकल नॉलेज पाके 11 साल की उम्र में ही उन्होंने शेयर मार्केट में एंट्री कर दी थी। फिर जो विराट कोहली है, 3 साल की उम्र से ही उन्होंने हाथ में बैट पकड़ लिया था। लता मंगेशकर जी है, 5 साल की उम्र से ही वो लाइव कॉन्सर्ट करना शुरू कर दिए थे। धीरूभाई अंबानी जी 12th है, पर आज आपको पता है कि वो जाते वक्त कितना बड़ा साम्राज्य छोड़ के गए हैं। आपने नाम सुना होगा ओयो होटल्स का, जिसके फाउंडर है रितेश अग्रवाल। 12th पास है, वो सिर्फ 12th पास है, तो भी आज वो सक्सेसफुल बने हैं। आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, एक
अर्कित जायसवाल करके बच्चा है जिसने 7 साल की उम्र में ही अपनी बेली सर्जरी की थी। जो स्किन में जो नाभि का होता है ना, वो बेली सर्जरी उसने की थी। और 12th जब वो 12 साल को हुआ ना, तब उसने मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 17 साल की उम्र में वो मास्टर होके बाहर निकला है। ये लोगों ने क्या किया पता है? कम उम्र में ही अपना जो टैलेंट होता है ना, अंदर का इनबॉर्न टैलेंट पहचाना। जो इनबॉर्न टैलेंट उन्होंने पहचाना, फिर वो पैशन में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसका प्रोफेशन में कन्वर्ट किया और फिर वो सक्सेसफुल हो गए हैं। आपको पता है, आप सब लोग पता है आपको कि जब एक गाड़ी आप खरीदते हो या कोई भी मशीन खरीदा या मोबाइल जिसमें आप देख रहे हो या लैपटॉप जिसमें आप देख रहे हो, जब आप वो खरीदते हो तो वो जब वो बॉक्स खोलते हो ना, तो एक छोटा सा बुक आता है उसमें, आप सभी को पता होगा। तो वो बुक में क्या होता है? वो प्रोडक्ट जो होता है, जो कार होती है, जो मोबाइल होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि इसे कैसे ऑपरेट किया जाए। उससे आपको समझ में आता है कि ओके, ये मोबाइल है, इसमें ये फंक्शन है, इसमें ये बटन दबाया तो ये फंक्शन होता है, ये बटन दबाया तो ये फंक्शन होता है। मुझे आप बताओ, जो मशीन है, पर हम जो है, जब आपका जन्म हुआ था, मुझे बताओ, जब आपका जन्म हुआ था, कितने लोग अपने पॉकेट में, अपने जेब में कोई मैनुअल लेके आए थे? आए थे? कोई नहीं आया था। अगर ये मैनुअल हमें मिल जाए तो क्या हो सकता है? ये ब्रेन को, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसे ऑपरेट, उसका फंक्शन क्या है ना, ये पता चल जाए ना, तो हम भी किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। हमें लगता है कि हम अपना ब्रेन का अच्छी तरीके से 100% उपयोग करते हैं। आपको पता है कि आप अपने ब्रेन का कितना प्रतिशत यूज करते हो? आप लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप। आपको मन ही मन सोचो कि आपको कितना लगता है कि आप कितने प्रतिशत अपना ब्रेन यूज करते होगे। इससे पहले जान लो कि आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने 4.5% अपना ब्रेन यूज किया था। तो अब अभी आप निकाल लो कि आप कितना यूज करते हो। मुझे पता है आपका आंसर क्या है। 0.000, वो 1 कहाँ आएगा पता नहीं है, इतना परसेंट हम यूज करते हैं। सबको लगता है कि मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, पर आप नहीं जानते। मुझे बताओ, जो कहता है ना कि मैं नहीं, मेरे बच्चे के बारे में या मेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मुझे बताओ कि आपके जो बच्चा है ना, उसका इंटरेस्ट का फील्ड कौन सा है? कौन सी, किस तरीके से उससे बात किया जाए तब उसको समझ में आएगा? बताओ, ये कौन सा उसका लर्निंग स्टाइल आपको पता है? कोई किसी को भी नहीं पता है। सिर्फ सिस्टम फॉलो करते जा रहे हैं, जैसे दूसरे कर रहे हैं ना, वैसे हम सिस्टम फॉलो करते जा रहे हैं। अगर ये मैनुअल आपको मिल जाए तो कैसा होगा? तो आपका जो मैनुअल आपको अगर मिल जाए ना, तो आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करते वो समझ में आएगा। हम देखते ये मैनुअल कौन सा है। ये मैनुअल का नाम क्या है पता आपको? DMIT। इसे क्या कहते हैं? DMIT, दैट इज डर्मेटोग्लिफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। हम अभी समझते हैं कि ये टेस्ट क्या होती है। जो पहला जो वर्ड है ना, दैट इज डर्मेटोग्लिफिक। डर्मा मानी स्किन जो होती है अपनी, और ग्लिफिक्स मानी जो अपने फिंगर, जो प्रिंट्स होते हैं ना, वो। तो उसका स्टडी करना, उसका साइंटिफिक स्टडी करना, उसको कहते हैं डर्मेटोग्लिफिक्स। और वो जो इन्वेंट किया है ना, वो डॉक्टर कमिंस जी ने इन्वेंट किया है। और बाकी का कौन सा है? मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। वो जो होता है, वो क्या होता है? हर एक ब्रेन में अलग अलग जो पार्ट होते हैं, उसका स्टडी, और हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है, जो इन्वेंट किया है डॉक्टर गार्डनर ने। अभी हम देखेंगे कि जब ये जो फिंगरप्रिंट जो होती है ना, आपको पता है ये फिंगरप्रिंट हर हर एक का यूनिक होता है। ये अपनी फिंगरप्रिंट्स जो जो होती है ना, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपनी रिवील करती है। जब एक बच्चा होता है ना, जब माँ के पेट में एक बच्चा होता है, तब वो जब 13 हफ्ते से 21 हफ्ते का जो टाइम पीरियड होता है ना, तब उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। और उसी समय उसका जो फिंगरप्रिंट है ना, उसका डेवलपमेंट होता है। और इस पर रिसर्च करने के बाद ऐसा पता चला कि ब्रेन और जो अपना फिंगरप्रिंट है ना, उसका कोरिलेशन है।
जब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए 3 कारण इफेक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे। जब माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना, तो पहला डेवलपमेंट का जो कारण होता है ना, वो पहला होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो बच्चों के दिमाग में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाती है, वो अपनी माँ से जाती है या उसके पापा से जाती है। फिर दूसरा जो कारण होता है ना, वो होता है माँ जो विचार करती है, जो माँ जिसके बारे में विचार करती है, उसका इफेक्ट उस ब्रेन के डेवलपमेंट पर आता है। आपने देखा होगा, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, हमेशा वो पीरियड में ना कुछ धार्मिक किताबें पढ़ती है, सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़ती है, सुनती है। इससे उस बच्चे का जो ब्रेन होता है ना, वो डेवलप होता है। और जो तीसरा जो होता है ना, वो क्या होता है, जो माँ जिस वातावरण में होती है ना, वो भी किसी ना किसी प्रकार से ये ब्रेन के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तो इसका पूरा जो होता है, इसी प्रकार वो ब्रेन का क्या होता है, डेवलपमेंट होते रहता है। और इसी प्रकार ब्रेन और जो अपने जो फिंगरप्रिंट्स है ना, उसका रिलेशन है। बाद में उस पर रिसर्च करने के बाद जैसे ब्रेन डेवलप होता है, वैसे ही जो फिंगरप्रिंट्स है ना, उसका डिजाइनिंग भी होते रहता है। फिर आपके इसी प्रकार फिर आपके इस फिंगरप्रिंट से आपके अंदर जो टैलेंट है, जो इंटेलिजेंस है, वो समझ में आते हैं, वो समझ में आते हैं। आपको पता है कि आप जो इस दुनिया में आने के बाद जो ज्ञान जो होता है, जो सीखते हैं, जैसे मान लो हम स्कूल में जाते हैं, तो हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हमारी एग्जाम होती है, फिर हमें एक मार्कशीट मिलता है कि चलो हिस्ट्री में आपको इतने मिले हैं, साइंस में इतने मिले। इससे आपको पता चलता है कि चलो जो हमें जो पढ़ाई की है, उसका हमें कितना इंफॉर्मेशन है, उस रिजल्ट से हमें पता चलता है। वो जो बाहरी हम आने के बाद जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, उससे कहते हैं एक्वायर्ड टैलेंट। और जो हम अंदर से जो इनबॉर्न टैलेंट, जन्म से पहले जो हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है ना, वो अंदर जो होता है, वो होता है इनबॉर्न टैलेंट। पर इनबॉर्न टैलेंट के लिए आज तक कोई टेस्ट नहीं थी। तो ये डीएमआईटी क्या है, वो टेस्ट है, जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन में कौन सा टैलेंट है, आप किसके लिए बने हो। आप हमेशा कहते हैं, कोई बच्चा अच्छे से गाता होगा ना, छोटा बच्चा, तो आप कहते हैं कि ये जरूर भगवान की देन है, ये टैलेंट है ना, भगवान की देन है। वही टैलेंट को हम कहते हैं इनबॉर्न टैलेंट। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, जैसे अपना एक्वायर्ड टैलेंट हो गया, वैसे इनबॉर्न टैलेंट हो गया। और जब ये इनबॉर्न टैलेंट जो जन्मजात जो हमें ज्ञान होता है, वो अगर आपको पता चल जाए ना, तो आप अपने बच्चे को सुनहरा भविष्य दे सकते हो। आपको पता है क्या कि हमारा ब्रेन यहाँ पे होता है, ये सबको पता है कि दिमाग यहाँ पे होता है। आपको पता है कि ऐसा कुछ लेफ्ट राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन ऐसा कुछ होता है। बहुत लोग है ना अभी सोचते होंगे, पहले तो पता था कि ब्रेन होता है, पर अभी ये राइट भी होता है और लेफ्ट भी होता है, ऐसे दो होते, ये पता नहीं था। तो अभी समझ लो कि हमारे पास है ना, जैसे आपको पता है, जैसे मोबाइल में हर एक ऐप का अलग अलग फंक्शन होता है, वैसे जो हमारा ब्रेन है ना, उसके हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे अपना जो राइट है और ये लेफ्ट है। जो लेफ्ट है ना, अभी हम देखते हैं, सपोज ये मैंने हाथ में एक पेन पकड़ लिया है, तो अभी सोचो कि सपोज मैंने ये राइट हैंड में ये मैंने अपना एक पेन पकड़ लिया है, ये कौन से ब्रेन का काम हो सकता है, एक बार सोच के तो देखो। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये तो राइट है, क्योंकि राइट हैंड में पकड़ा हुआ है इसलिए राइट है। पर ये बात गलत है। अपनी सिस्टम है, पता है कैसे काम करती है। अपना जो राइट पार्ट होता है ना, राइट ब्रेन होता है ना, वो हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना, हमारे राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना, वो बहुत तर्क का होता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है। और जो हमारा जो राइट होता है ना, वो रचनात्मक चीजें जो होती है, क्रिएटिव चीजें, इमेजिनेशन का काम करता है। आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा आसपास में, या आप खुद ही, जो बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं ना, जो बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं ना, वो बहुत सारे बच्चे हैं, वो है ना कोई सी तो भी कला क्षेत्र जो है ना, आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उनका आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा।
जो लेफ्टी हम बोलते हैं ना, लेफ्टी है, जो लेफ्टी लोग होते हैं ना, जो क्रिएटिव ब्रेन काम करता है उनका, वो कला के क्षेत्र में कुछ ना कुछ पेंटिंग या कुछ कला जो होती है, म्यूजिकल कला, इंस्ट्रूमेंट बजाना, उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट वो दिखाते हैं। अभी हम देखते हैं जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना हमारा, वो जब 0 से 3 साल का जब बच्चा होता है ना, उसका हार्डवेयर डेवलप होता है, जो इमोशनल एरिया उसका डेवलप होता है। फिर बाद में जो 4 साल से 8 साल का होता है ना, उसका सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। जो आपने नोटिस किया होगा कि जो 4 साल से 8 साल के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, ये कैसे हुआ, ये ऐसा क्यों होता है, ये वैसा क्यों होता है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये 4 टू 9 10 तक ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। उनका क्या होता है पता है, वो टाइम पीरियड में उनका सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। आप सोचो, जब आप 4 से 10 साल के थे ना, तब आपने ऐसा कुछ घटना देख ली होगी, कुछ ऐसा एक इम्प्रेशन वो आपके दिमाग में ऐसे हो जाता है ना, वो आज तक आपको याद रहेगा और मरते दम तक याद रहेगा। कौन सी भी चीज, ऐसी घटना, आपके इम्प्रेशन गलत भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। 4 साल से 10 साल अगर वो इनपुट आ जाए ना, अंदर घुस जाए ना, तो वो मरते दम तक रहती है। फिर बाद में जो होता है ना, वो 9 से आगे लेकर जो होता है ना, वो ऑपरेशनल होता है। अगर आपका हार्डवेयर भी बन गया, अगर आपका सॉफ्टवेयर भी बन गया, फिर वो क्या करता है, ऑपरेटिंग मोड में आता है। फिर वो अच्छा या बुरा डिसीजन लेने का, करना या नहीं करना, ऐसे स्टेप में वो आगे बढ़ने लगता है। इसलिए हर एक जो ड्यूरेशन होता है ना, एज ग्रुप होता है ना, उसका अलग 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 वो ऑपरेशन होता है। अगर अभी हम देखेंगे कि ये जो डीएमआईटी होती है ना, उसमें ऐसा क्या क्या कवर किया है। पहला जो है ना, उसमें 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए है। जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए गए ना, वो है जो पहला होता है ना, वो लॉजिकल है। लॉजिकल मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिनके अंदर ये लॉजिकल गुण अच्छा होता है ना, वो अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स कर पाते हैं, और वो ज्यादा करियर ऑप्शन कौन सा चूज करते हैं, वो सीए बनते हैं, मैथमेटिशियन बनते हैं। जो दूसरा होता है ना, वो होता है लिंग्विस्टिक, भाषा। उनका जो कमांड होती है ना भाषा पर, वर्ड्स पर, वो बहुत अच्छी होती है। वो कौन से होते हैं, जो कौन सी फील्ड सिलेक्ट करते हैं, वो तो ऑथर बनते हैं, पोएट बनते हैं, या न्यूज रीडर बनते हैं। फिर आता है म्यूजिकल। जो बच्चे म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका ये म्यूजिकल जो गुण होता है ना, इंटेलिजेंस वो ज्यादा होता है ना, वो सिंगिंग में अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, वो फिर सिंगर बनते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। फिर बाद में आता है स्पेशल और विजुअल इंटेलिजेंस, मीन्स ये जो होते हैं ना, ये जिनमें ये गुण होता है ना, वो एक चीज है ना, बहुत सारे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा इमेजिनेशन में बिलीव करते हैं, वो हमेशा ख्यालों में ही डूबे रहते हैं, कुछ अलग करने का सोचते हैं। ये कौन से होते पता है आपको, जो स्पेस में जाते हैं, कुछ अलग, जो आर्किटेक्ट जो होते हैं ना, कुछ अलग अलग एंगल से कुछ अलग डेवलप करते हैं, वो आर्किटेक्ट फील्ड में जाते हैं या सिविल इंजीनियर बनते हैं। फिर बाद में आता है बॉडी काइनेस्थेटिक, जो अपनी बॉडी को 100% यूज करते हैं। जैसे आपको पता होगा एथलेटिक्स होते हैं, फिर आपको पता है डांसर होते हैं, जिनका जो बॉडी काइनेस्थेटिक ये गुण अच्छा होता है ना, वो एथलेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, डांस में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर आता है इंटरपर्सनल, जो दूसरों को समझ पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, दूसरों के साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं, दूसरों को समझ पाते हैं ना, उनका इंटरपर्सनल जो स्किल होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। जो कौन से होते हैं, एक तो काउंसलर बनते हैं, टीचर बनते हैं, ट्रेनर बनते हैं। फिर आता है इंट्रापर्सनल। जो इंट्रापर्सनल होता है ना, वो क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, वो खुद को अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। वो कौन से होते हैं, मोस्टली आध्यात्मिक फील्ड में जो होते हैं ना लोग, वो होते हैं, मान लो योगा टीचर भी होते हैं। फिर बाद में आता है लास्ट जो होता है ना, नेचुरल जो होता है ना, वो नैसर्गिक चीज जो अपने आजू बाजू होती है ना, प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, एनिमल, उसमें बहुत सारी दिलचस्पी लेती है। जिनका ये गुण अच्छा होता है ना, तो वो नैसर्गिक जो चीजें होती है ना, उसमें अच्छी तरीके से वो उनका इंटरेस्ट होता है। फिर बाद में आपने सुना होगा
आप किसी बच्चे का अच्छा 80, 90% 95% आ गया ना, तब आप बोलते हैं कि अरे ये बच्चे का ना आईक्यू अच्छा है। आप क्या बोलते हैं? इसका आईक्यू अच्छा है, दैट इज इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन इसका अच्छा है। पर आपको सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन आईक्यू ही पता है, आपको ईक्यू नहीं पता, इमोशनल क्वेश्चन। आपको एसक्यू नहीं पता, सोशल क्वेश्चन, सामाजिक गुण, ये आपको पता नहीं। ये अलग-अलग क्या होते हैं? क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ पढ़ाई कर ली, पर ये पढ़ाई जो हमने लर्निंग की है उसका अगर समाज के लिए कोई उपयोग ही नहीं है तो क्या इसका उपयोग ही नहीं है तो क्या पढ़ाई करके भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन तो चाहिए, पर इसको फिर बाद में जो होता है ना वो है भावनिक गुण, दैट इज इमोशनल क्वेश्चन भी उतना ही ज़रूरी है। फिर एसक्यू सामाजिक गुण उतना ही ज़रूरी है। फिर जो होता है ना सीक्यू, दैट इज रचनात्मक गुण, वो भी बहुत अच्छा जरूरी है। जो ये सफल हुए ना बहुत कम उम्र में, उनमें ये रचनात्मक गुण जो होता है ना वो बहुत अच्छा था। और लास्ट में जो होता है ना EQ, वो है एडवर्सिटी क्वेश्चन, यानी विपरीत परिस्थिति में वो कैसे उसका सामना करता है, उसे बोलते हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन। ये सब गुण भी उतने ही जरूरी होते हैं। फिर आपने नोटिस किया होगा, आप देखते हैं अलग-अलग व्यक्ति आप देखते हैं ना, तब आप सोचते हैं कि अरे ये व्यक्ति जो है ना उसमें ईगो बहुत है। अरे ये जो व्यक्ति है ना वो कन्विंस बहुत अच्छा करता है। आप सोच रहे होगे ना कि ऐसा कोई व्यक्ति होता है कि बहुत अच्छा वो कन्विंस कर पाता है। अलग-अलग क्या होती है ये व्यक्ति की, क्या होते हैं अलग-अलग गुण होते हैं। ये अलग-अलग क्या होती है पर्सनैलिटी होती है। ऐसे 4 पर्सनैलिटी इस DMIT टेस्ट में दी गई है। ऐसे 4 पर्सनैलिटी कौन सी है पता है? पहला कौन सा है? डोमिनेंस नेचर। जो आपको पता है ना चील होती है, ईगल होता है, उसका कैसा होता है? वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, वो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट होता है हमेशा। वो पहला होता है, वो डोमिनेंस नेचर होता है। जो दूसरा कौन सा होता है? वो पिकॉक होता है। पिकॉक कौन सा होता है? इन्फ्लुएंसर, दैट इज प्रभावशाली व्यक्तिमत्व। जैसे वो अपने प्रभाव से सब लोगों को जीत लेता है। जैसे आपको पता है पीकॉक जब अपना जो होता है ना वो मोर पंख जो है वो खोलता है, तब हम लोगों को अदर पीकॉक जो होते हैं वो अट्रैक्ट करता है, तो उसको इन्फ्लुएंस करता है, अपना जो अटेंशन सीकर होता है। फिर बाद में जो आता है ना वो कौन सा है? स्टडीनेस। स्टडीनेस मतलब स्थिरता। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना बहुत स्थिर होते, बहुत शांत होते, बहुत पीसफुल होते हैं। जैसे डव जो होता है, जो कबूतर जो होता है ना, पिजन जो होता है, वो उसे पिजन पर्सनालिटी कहते हैं। वो बहुत स्टेबल होते हैं, एकदम शान से काम करते हैं, वो होते हैं स्थिर व्यक्तिमत्व। और जो चौथे जो होते हैं ना वो होते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस कौन से होते पता है आपको? आउल। जो उल्लू होता है ना वो क्या करता है? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमेशा इधर उधर, वो हमेशा क्या होता है? फोकस रहता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, परफेक्शनिस्ट होता है, कौन सा भी काम करके छोड़ता है, वो आउल होता है। ऐसे ये 4 पर्सनालिटी उसमें होते हैं। फिर बाद में अभी मुझे बताओ या आपको सोचो कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जानी है तो उसके लिए कौन सा जरिया होता है? जो अपने 5 सेंस होते हैं ना वो उसका जरिया होता है। वो 5 हाईवे जो होते हैं ना वो ही हमारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अगर ये 5 सेंसेस बंद हो जाए ना तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए जितने आपके जो सेंसेस है, इंद्रिया एक्टिव है ना, उतनी जल्दी आपको इंफॉर्मेशन और ग्रास्पिंग पावर आपकी अच्छी तरीके से बढ़ेगी। और इसी में मेनली 3 प्रकार के मोस्ट लर्निंग स्टाइल होते हैं, जिससे आपको समझ में आता है कि ये करने के बाद आपको अच्छी तरीके समझ में आता है। पहला है विजुअल, देख के आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है। अगर आपको कोई चीज समझानी है, अगर आपने एक सिंघम पिक्चर देखा होगा तो उसमें एक डायलॉग आपको याद होगा या आपको देखेंगे कि आली रे आली आता तुझी बारी आली। आपने वो पिक्चर एक बार भी देखा होगा ना मूवी, तो भी आपके बीच आपके अंदर वो अभी वो इम्प्रेशन और वो वीडियो आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि वो आप जो बंदे हो ना एक विजुअल बंदे हो, क्योंकि आपको सुनकर
अच्छा आपको देखकर जो चीजें है ना, इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आती है। कुछ लोगों को देखकर आती, कुछ लोगों को सुनकर आती। बहुत लोगों का ब्रेन या एक सुनने की कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि एक बार अगर उसे कुछ बोल दे, एक बार कोई भी गाना सुन लेना, तो उसे पूरा का पूरा उसे याद रहता है। वो होते हैं ऑडिटरी लोग जो होते हैं। फिर बाद में होते हैं काइनेस्थेटिक लोग, जो कुछ करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा वो इंफॉर्मेशन है ना अच्छी तरीके से समझ में आती है। फिर ये हम होते हैं उसमें लर्निंग स्टाइल। फिर हमने पहले देखा 8 जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थे। फिर हमने देखा कौन से उनमें गुण होते हैं, IQ, EQ, SQ वो देखा। फिर हमने देखा कि कौन से पर्सनालिटी होती है। फिर हमने देखा कि उसमें कौन से लर्निंग स्टाइल होते हैं। ये आपको पता चल जाए ना, तब आप अच्छी तरीके से बच्चों को समझ पाओगे या उनको समझा पाओगे कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी अंदर ब्रेन तक लेनी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप मान लो स्टूडेंट्स के बेनिफिट देख लो, अगर बच्चा 0 to 4 एज का हो ना, तो उस बच्चे को अगर आप DMIT टेस्ट करवाओगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उस बच्चे का बिहेवियर क्या है, उसे कैसे समझाया जाए, उसे कैसे बोला जाए, तो अच्छी तरीके से उसका समझ में आएगा। तो 0 से to 4 तक आप उसका DMIT टेस्ट करके आप उसका बिहेवियर पैटर्न समझ सकते हो। फिर बाद में 1 to 4 तक जो हो गया, फिर 4 से लेकर 12 तक जो बच्चे होते हैं ना, उनका लर्निंग स्टाइल आप समझ पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं, पर हम देखते नहीं कि अरे उसका लर्निंग स्टाइल काइनेस्थेटिक है, मतलब वो खुद करके सेल्फ स्टडी करके अच्छी तरीके से पढ़ सकता है, तो भी हम क्या करते हैं, उसे ट्यूशन भेज देते हैं। ना उसे वहां समझ में आता है, ना अपनी सेल्फ स्टडी कर पाता है। इसलिए आप अच्छी तरीके से उसका लर्निंग पैटर्न अगर जान लो ना, तो आप उसको अलग अच्छी तरीके से डायरेक्शन दे पाओगे। फिर 12 से आगे जो बच्चे होते हैं ना, उस बच्चों का आप उनके जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, IQ है, SQ है, जो अलग अलग क्वेश्चन है ना, वो समझ पाओगे। फिर बाद में आफ्टर 17 है ना, तो आप उनको करियर गाइडेंस दे पाओगे कि आपको ये फील्ड में जाने से अच्छा, आपका ये इनबॉर्न टैलेंट दिख रहा है, तो आप इस फील्ड में जाओगे ना, तो अच्छी तरीके से आप सक्सेसफुल हो पाओगे। फिर 25 से लेकर आगे तक जो एज ग्रुप है ना, उनके लिए आप जॉब के लिए या मान लो रिलेशनशिप का है, तो उसमें DMIT आप टेस्ट कर सकते हो। अगर कोई कंपनी का ओनर है, अगर उसने अपने एम्प्लॉयज का DMIT टेस्ट करवा लिया, तब उसमें उसको क्या समझ में आएगा, अरे ये जो है, ये एम्प्लॉय है, ये इस फील्ड का है या इसका इंटरेस्ट इस फील्ड में, तो उसको अगर उसी फील्ड का काम दिया जाए, तो उसका आउटपुट कैसे होगा, उनका आउटपुट दुगना हो जाएगा और वो इंटरेस्ट से वो काम करेगा। इसलिए आप एम्प्लॉय जो हो, उसमें भी आप DMIT टेस्ट कर सकते हो। ये DMIT टेस्ट करने के बाद है ना, आप जब रिपोर्ट देखोगे ना, खुद को भी प्रैक्टिकली एनालाइज करो। ये बात याद रखना, खुद को भी एनालाइज करो। चलो रिपोर्ट में तो है, पर खुद को एनालाइज करो कि चलो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस होते अलग अलग, तो हम खुद को एनालाइज करेंगे। चलो म्यूजिकल है, तो हमारा कितना प्रतिशत हमें इंटरेस्ट है उसमें, खुद प्रैक्टिकल नॉलेज लो, खुद प्रैक्टिकली आप अपने आप को मार्क्स दो, तब आपको पता चलेगा ये रिपोर्ट जो होती है ना, रिपोर्ट और आपका जो प्रैक्टिकल अभी तक का जीवन है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज कितना मिलेगा, फिर आपको चलेगा और फिर आपको भरोसा आएगा कि ये DMIT टेस्ट कितनी पावरफुल है। और फिर बाद में इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है पता है आपको, काउंसिलर। कौन आपको काउंसिल कर रहा है ना, कौन आपको समझा रहा है DMIT, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिपोर्ट पढ़ना ही काउंसलिंग नहीं होता है, वो उसका नॉलेज का क्या है, वो कितना एक्सपर्टाइज है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। वो बच्चा जो सामने आता है ना काउंसलिंग के लिए, वो किस प्रकार का है, उसे क्वेश्चन आंसर्स करके हम उसका एक्टिविटी जान के हम अलग अलग उसको एक्टिविटीज दे सकते हैं। ब्रेन कैसे डेवलप करके, ब्रेन के अलग अलग हम एक्सरसाइज जो होते हैं वो दे सकते हैं, उसे इंटरेक्शन करके हम उसे जानकर हम और भी अच्छा उसको गाइड कर सकते। इसलिए जो काउंसलर होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अभी आपको अगर DMIT करना हो ना, तो उसकी एक प्रोसीजर है। आप क्या कर सकते हो, पहले इंक्वायरी करो
कि आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो या खुद डीएमआईटी करना चाहते हो। फिर प्रोसीजर क्या होती है, उसके बाद में स्कैनिंग होता है। आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, 10 फिंगरप्रिंट, उसका स्कैनिंग होता है। फिर उसके बाद में होता है एनालिसिस होता है, जो अपने फिंगरप्रिंट्स दिया है ना, उसका एनालिसिस किया जाता है। फिर एक रिपोर्ट जनरेट होता है, और ये रिपोर्ट जनरेट होने के बाद फिर जो काउंसलर है वो काउंसिल करता है। ये पूरा होता है डीएमआईटी टेस्ट। और आप भी अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानिए और उसको अपना उज्जवल, आगे का उज्जवल भविष्य दें। थैंक यू वेरी मच।